तो हम शुरू करने लगे हैं अपना नया टॉपिक। और ये फोर्थ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है जो हम कवर कर रहे हैं। और लास्ट थ्री जो थी वो डिमांड से रिलेटेड थी और अब हम सप्लाई कर रहे हैं। सो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई PES इसको डिनोट करते हैं। इसके सामने इसकी मैंने डेफिनेशन और एक पॉइंट लिख के रखा है ऑलरेडी ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई measures how much the quantity supplied of a good responds to a change in its price। ठीक है, सो PES जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैंने लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों को पढ़ाया था वो ये था कि आपके क्वांटिटी सप्लाइड और जो प्राइस है मार्केट में, जो प्राइस चल रही है उस गुड की, वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई का लॉ था। ठीक, सो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड कैसे रिस्पॉन्स करेगा जब प्राइसेस चेंज होंगे। तो अब यहाँ पे जो हम पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जो भी हम आगे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, वो एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर साइड का रखेंगे। ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा दूं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन quantity supplied will divided by percentage change in price। ठीक है, और अगर मैं इसको बकायदा फॉर्मेट में लिखूं आप लोगों को कि किस तरीके से लिखा जाएगा, सो इट विल बी क्वांटिटी सप्लाइड फाइनल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे एस नहीं लिखूं तब भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, Q1 over Q1 multiplied by 100। So it's P2 minus P1 over P1 multiplied by 100। ठीक है, और ये चीजें मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि Q अगर आपके पास ये सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन इट्स फाइनल प्राइस या फाइनल क्वांटिटी, यानी कि आफ्टर चेंज क्वांटिटी। ठीक है, और P1 जो है आपके इनिशियल की है। मैं यहाँ लिख देती हूँ Q2 is the final quantity supplied, Q1 is the initial quantity supplied। हाँ सर, ठीक है, P2 is the final price और P1 is the initial price। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो मैं आगे की आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी। फिलहाल मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी इसकी वैल्यूज क्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस आ रहे हैं आगे। अच्छा, PES की वैल्यूज भी तकरीबन बिल्कुल सिमिलर होती हैं, आपकी जो डिमांड वाली होती है वही 5 है एग्जाम्पल, मगर अब चूंकि पॉइंट ऑफ व्यू एक सप्लायर का है तो उस हिसाब से हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, नाम भी तकरीबन वही है और दोनों में फर्क ये था कि वो नेगेटिव वैल्यू के साथ हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज के साथ हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज आप लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है PES अगर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है तो वो कहलाएगी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, और इलास्टिक सप्लाई में ये है कि आपका अगर इसको देखो कि PES अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन 1। और अगर मैं इसको दोनों साइड से डिवाइड कर दूं, परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाइड कर दूं बेसिकली दोनों साइड से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इस बार आपको क्या समझ में आएगा कि जितना चेंज मार्केट में प्राइस के अंदर नहीं हुआ, जितनी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, यानी क्वांटिटी चेंज जो हो रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है उसका चेंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो इसका क्या बनता है कि ये प्रोड्यूसर्स कैन क्विकली एडजस्ट सप्लाई। ठीक है, यानी कि प्राइस में आया हुआ थोड़े से चेंज से भी प्रोड्यूसर जो है वो फौरन से प्रोडक्शन करेगा या जो स्टोर में उसके पास चीजें मौजूद थी उसको फौरन से मार्केट के अंदर सप्लाई कर देगा। उस सूरत में आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन
100। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल और भी लिख लो। एग्जाम्पल तुम्हें एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अ स्मॉल प्राइस इंक्रीज, ठीक है, लीड्स टू कह लें या रिजल्ट्स इन कह लें, वो भी कहा जा सकता है, अ लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसमें ज्यादातर आते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, वो गुड्स जो कि थोड़ा मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, इंडस्ट्रियल बेस्ड होती हैं, या आप ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो चीजें जो कि पेरिशेबल नहीं है, वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर गुड्स जिसमें आपके पास टॉयज आ जाएंगे, जो कि एक बार बन जाए तो खराब नहीं होते इतनी आसानी से, उनकी एक्सपायरेशन या खराबी का जो ड्यूरेशन है वो महीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये है टॉयज आ गए, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका एसी, फ्रिज, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास आते हैं दूसरी टाइप, यानी कि PES इज लेस देन 1, जिसको मैंने पहले जो करवाया था डिमांड में, वो इनइलास्टिक डिमांड था, इनइलास्टिक था अगर वो लेस देन 1 था। यहाँ पे इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सिमिलरली ये, अब इसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब जितना आपके पास प्राइस में चेंज आ रहा था उससे कम चेंज आएगा क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, अब ये कौन सा सिनेरियो है कि प्राइस की चेंज की वजह से इज ग्रेटर देन क्वांटिटी चेंज। ठीक है, अब ये क्यों है, प्रोड्यूसर्स जो है वो प्राइस के चेंज होने की वजह से जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, can't adjust quickly to price change। अब ये ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनकी सप्लाई में जो है इतना मसला आ रहा है कि वो फौरन से प्राइस चेंज हो रही है, तो इतनी जल्दी वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो ये आ जाते हैं एग्रीकल्चर के गुड्स। ठीक है, जिनको एग्रीकल्चर के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होने में, ग्रो करने में टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं आपके पास। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो भी पेरिशेबल वाली नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि वीट है, ठीक है, या कॉफी आपके पास जो, क्योंकि वो फर्मेंटेशन और सारे प्रोसेस से पहले उसमें बनना है, तो वो पूरे प्रोसेस बनने के बाद, गुजरने के बाद एक बॉटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आती है, तो वो कॉफी भी बेसिक प्रोड्यूस होगी तो फिर वो इंडस्ट्री में जाएगी। इस तरीके से इस बात को समझिए। तो मेकिंग श्योर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मगर ये वो प्रोडक्ट जो कि पेरिशेबल इतने नहीं है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड डाउन कर दूं ताकि आप लोगों को आगे नजर आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास, जब आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जितना प्राइस में इंक्रीज हुआ है उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है। तो ये कौन से गुड्स की बात हो रही, प्रोपोर्शनल चेंज है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिसमें ज्यादातर, अगर कोई एग्जांपल स्पेसिफाई भी, जो स्टोरेज फूड्स होते हैं ना, ये जो टिन बॉट फूड्स होते हैं वो आते हैं इसमें, स्टोरेज फूड्स, वो इसके अंदर आ जाते हैं कि जितनी इनकी कीमत बढ़ती है उसी सेम रेशियो से वो उसकी बढ़ा के
सप्लाई को बढ़ा के मार्केट में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चल रहे हैं PES इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आपकी सप्लाई जो है वो हो जाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, ये आपके पास हो गया यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे आपके पास हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यानी अब अपने यहाँ पे देखा है मैं, ये इन इलास्टिक मैंने आपको बताया ये परफेक्टली इन, यानी ये लेस देन 1 था। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इतनी कम हो गई कि वो बिल्कुल जीरो के इक्वल आ गई। तो ये कौन सी जो है वो इसकी क्या एग्जांपल्स बनेंगे, इसको देखते हैं कि इसमें होता है कि सप्लाई फिक्स्ड है। ठीक है, यानी कि प्राइस जितनी भी कम या ज्यादा हो गया, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई हुई मार्केट में बिल्कुल परफेक्टली फिक्स्ड है, प्राइस का कोई भी चेंज इसके ऊपर अफेक्ट नहीं कर देगा। ठीक है, अफेक्ट दी क्वांटिटी। ठीक है, जिसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा जमीन आ जाएगी, लैंड, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ऑलरेडी मौजूद है, प्राइस कम हो जाए ज्यादा हो जाए उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, या फिर रेयर आर्ट वर्क्स। ठीक है, कोई आर्ट वर्क ऐसे जो बिल्कुल रेयर और एक बार बन चुका है, वो एक स्पेसिफिक चीज तो फिर प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी कीमत जितनी ही कम या ज्यादा क्यों हो जाए। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो एक बहुत मशहूर फोटो है, पेंट है, वो है मोनालिसा की। वो तो एक ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, वो बन चुकी है, उसकी कीमत जितनी भी कम या ज्यादा हो उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट इसकी तरफ, वैल्यू की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में आपको अंदाजा हो चुका होना चाहिए कि P इज इक्वल टू ठीक है इंफिनिटी, और ये होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब यानी कि बिल्कुल इंफिनाइट सप्लाई है, प्राइस फिक्स्ड है, ऑन फिक्स्ड प्राइस इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ गुड। ठीक है, ये गुड या सर्विस जिसकी भी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसमें जो है ना कंपटीशन वाली चीज ज्यादा है, कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो प्राइस जो फिक्स प्राइस चल रही है उसी के ऊपर सप्लाई बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, तो ये फ्रॉम सप्लाई एनी अमाउंट certain price but nothing below that, जो मार्केट में प्राइस फिक्स्ड है उसी के ऊपर ही उसने जो है वो बेचना है प्रोडक्ट को, वो उससे कम नहीं कर सकता ना उससे ज्यादा। ठीक है, और इसमें आपके पास आ जाते हैं कम्पिटेटिव मार्केट्स। ठीक है, जो कि बिल्कुल सिमिलर गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल सब्स्टिट्यूट्स की भी दी हुई है। ठीक है, जैसे जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट है, उसमें हर किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद है। ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन। सो वो मार्केट जो है वहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर कोई एक गुड को प्राइस अपनी कम करेगा तो बस वो अलाउ ही नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी कीमत कम करे। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली जो मार्केट कॉम्पिटेटिव मार्केट है कि वो कीमत कम ज्यादा नहीं कर सकती, तो उसी प्राइस पे काम करना है, और अबंडेंट चूंकि उसमें क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, तो इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा है। रिसोर्सेज करें या रॉ मटेरियल्स बेटर वर्ड रहेगा, रिसोर्सेज है। ठीक है, so रॉ मटेरियल्स आर अबंडेंट, काफी सारी
रिसोर्सेज है, क्योंकि वो नहीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके ही इतनी ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ से अब हम इसके डिटर्मिनेंट्स को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से। मैंने ये काम पहले 3 वीडियोस के अंदर भी तीनों टाइप्स के ऊपर किया है, तो अगर आपको बाकियों का अंदाजा नहीं तो वहां पे देख लीजिए। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी, पहला डिटर्मिनेंट आपके पास बना है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि एक फर्म है जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और जैसी प्राइस बढ़ती है वो फौरन से प्रोडक्शन करके मार्केट में दे सकता है, तो उसकी जो है वो इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिटेल लिख देती हूँ। इफ फर्म्स हैव आइडियल रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज उसको खरीदने पड़ेंगे, उसके पास मौजूद थे रिसोर्सेज, तो वो they can increase production easily, making supply more elastic। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल मैं आपको, वो फैक्ट्रीज जिसमें ज्यादा मशीनरीज हो, ठीक है, फैक्ट्रीज बाय विद एक्स्ट्रा मशीनरी, ताकि प्राइसेस में जैसे ही चेंज आए वो उतनी जल्दी प्रोड्यूस करेगा, एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, उनके पास एक्स्ट्रा सोर्सेज या रिसोर्सेज मौजूद नहीं थी, तो जैसे प्राइस के चेंज की वजह से वो उतनी जल्दी से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उनकी जो सप्लाई है वो इतनी इलास्टिक नहीं रहेगी। ठीक है, वो इनइलास्टिक वाली साइड पे होगा। इसके अलावा आपके पास आता है ईज ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन, ठीक है, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली उसकी बात हो रही है कि अगर वो बहुत जल्दी से सब्सटीट्यूट कर सकता है, अगर एक फर्म है उसके पास फैक्टर की कोई कमी है, प्राइस बढ़ गई, उसने प्रोडक्शन बढ़ानी, ठीक है, और फॉर एग्जांपल वो कोई फैक्टर यूज कर रहा था, अब उसके पास उस फैक्टर का रिप्लेसमेंट मौजूद है, ठीक है, तो फैक्टर को रिप्लेस करके प्रोडक्शन को बढ़ा के मार्केट में सप्लाई कर दें, उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट सप्लाई है वो इलास्टिक सप्लाई होगी। ठीक है, अब इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था अगर वो रिप्लेसेबल है, अगर वो रिप्लेस किया जा सकता है आसानी से, तो उसको रिप्लेस करके प्रोडक्शन बढ़ा के सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं मार्केट में, तो वो इलास्टिक सप्लाई होगी। यही अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो कि गुड की प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, वो इतनी आसानी से सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता या रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो उतनी उनकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक। ठीक है, तो इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक बेकरी की दी जा सकती है। ठीक है, कि बेकरी में रॉ मटेरियल कोई था तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ठीक, अब मुझे इसकी इतनी खास तफसीलात नहीं पता कि क्या ये सच में सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, हो सकता है किसी प्रोडक्ट के अंदर दोनों का डलना जरूरी है, किसी में ना डलना जरूरी है। ठीक है, सो आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स, मगर ये रिप्लेस हो सकते हैं, काम तकरीबन दोनों का सेम है, तो अगर उनके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो बेकिंग सोडा का यूज करें एंड प्रोड्यूस करके गुड को मार्केट के अंदर लेकर आ जाए, तो वो उनकी सप्लाई जो है वो इलास्टिक। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड डाउन करूंगी ताकि हम आगे वालों पे काम। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स,
ठीक है। तो जितना इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल है उतनी ज्यादा सप्लाई हो सकेगी और उतनी जल्दी मार्केट के अंदर जा सकेगी। ठीक है। सो इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, जल्दी से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, टाइम ज्यादा मिलेगी तो उतनी ज्यादा सप्लाई इलास्टिक। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत बन सकती हैं, तो आप लोग अब देखिएगा खुद कि अगर टेक्सटाइल है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है, तो वो उसकी इलास्टिक होगी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि कॉटन जो एक बार प्रोड्यूस हो चुकी है वो अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है। सिमिलरली और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनइलास्टिक सप्लाई भी हो सकती है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गोल्ड की बात करती हूँ, ठीक है, या एनी काइंड ऑफ मिनरल की बात करते हैं, तो उसकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि इनकी माइनिंग जो है वो टाइम लेती है। ठीक है, माइनिंग टेक्स टाइम, प्रोसेस में टाइम लगता है उनको, माइनिंग में टाइम लगता है, तो इस वजह से उसकी सप्लाई जो है इनइलास्टिक है। ठीक है। इसके अलावा अब आता है इसकी स्टोरेज और पेरिशेबिलिटी। ठीक है, नॉन पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स जो कि इतनी आसानी से खराब नहीं होते। ठीक है, उनकी सप्लाई जो है वो इलास्टिक होगी। ठीक है, लीड्स टू इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो कि ज्यादा प्रोड्यूस करके अगर रख लिए जाए तो वो खराब नहीं होते। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस चेंज हो इसको उस मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है, एज कम्पेयर टू नॉन पेरिशेबल गुड्स जो है वो गुड्स जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसमें आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स जो है उनकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। ठीक है, इनको ज्यादा स्टोर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनको मार्केट में फौरन सप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो इलास्टिक सप्लाई किसी भी नॉन पेरिशेबल गुड्स, जिसकी एग्जांपल हो सकती है आपके पास एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती हैं, या जो स्टोरेज वाले फूड होते हैं वो हो सकते हैं, जो कैन के अंदर वो हो सकते हैं। पेरिशेबल के अंदर जो है आपके पास ज्यादातर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजीज सब इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है इसका रियल वर्ल्ड के अंदर यूसेज। ठीक है, यूसेज क्या नया एप्लीकेशन कहाँ होती है, ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ, ठीक है, तो इसकी अब बिजनेस टेकिंग बिहेवियर्स के अंदर ये रोल प्ले करता है। ठीक है, बिजनेस मेकिंग में, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर ये रोल प्ले करता है। अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा, मार्केट चेंज हो रही है, इलास्टिक गुड्स है, तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, या अगर इनइलास्टिक गुड्स है जैसे एग्रीकल्चर है, तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी कि उसके अंदर प्रोडक्शन एकदम अबंडेंट है तो उसको स्टोर कैसे किया जाए, बिजनेस की मेकिंग डिसीजन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी।
एंड प्राइस कंट्रोल्स। ठीक है, देखिए टैक्सेशन हुई है तो किस पे टैक्स लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा, प्राइस रेगुलेशन करनी है कैसे सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है सब्सिडाइज करना पड़ता है या एक मिनिमम प्राइस सेट करनी पड़ती है इसकी, ताकि जो इनके सप्लायर्स हैं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि आपको स्पेशली पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो अगर उसकी सप्लाई होगी तो उनकी इक्विलिब्रियम की प्राइस बहुत लो होगी। ठीक, तो एक प्राइस कंट्रोल करना जिसको प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग के फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, उसको देखना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा और मल्टीपल चीजें हैं जैसे कि आपके एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स की मैनेजमेंट है। ठीक है, एक आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, ठीक है, ये सारे जो है इनकी इलास्टिसिटी जो है वो लोअर इलास्टिसिटीज होती हैं, यानी कि ये इनइलास्टिक होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए कि अगर प्राइस में फॉरन चेंज है तो ये मार्केट के अंदर किस तरीके से रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं।